नाउ वी मूव ऑन टू लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज समझना आसान है क्योंकि एसेट आपकी क्या है, रिसोर्स है जिसको आप इस्तेमाल करोगे और फ्यूचर में आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगा। लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। द रिसोर्सेज ओड बाय द बिजनेस दे आर द, क्या लिखा हुआ है, ओड। ओड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना, आपने गाड़ी खरीदी 40 लाख की, 20 लाख आपने डाउन पेमेंट दे दी और 20 लाख आपने बैंक से पे करवा दिया, तो अब बैंक आपकी 20 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनाएगा। तो वो इंस्टॉलमेंट क्या है, ये वो पैसा है जो कि आप बैंक को ओ करते हो। उसके बदले में आपके पास रिसोर्स तो आ गई है, गाड़ी तो आपको मिल गई है, लेकिन आपने वो इंस्टॉलमेंट हर महीने जो बनी है आपकी, वो आपने पे करनी ही करनी है। सो द रिसोर्सेज ओड बाय द बिजनेस, और आसान लफ्जों में इसको समझाने के लिए हम कह सकते हैं दे आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस व्हिच द बिजनेस हैज टू रीपे। ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हो ना, फर्ज। जैसे हम कहते हैं ना 5 ऑब्लिगेटरी पेयर्स जो हमारी फर्ज है, उसी तरीके से अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो उसको भी रीपे करना, अगर तो आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके ऊपर क्या है, फर्ज है। सो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस व्हिच द बिजनेस हैज टू रीपे। और ये भी अगेन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आप खुद ही समझ गए होगे भाई नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है। अगर नॉन करंट एसेट वो रिसोर्स थी जो कि 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जिसको आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हो। ये नॉर्मली जैसे आप लॉन्ग टर्म राइट। बैंक लोन लेते हो ना, 5 साल का आपने बैंक लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए, या 7 साल का बैंक लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए, तो नाउ यू हैव मोर देन 1 ईयर टू पे बैक द लोन। और करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, दे आर द ऑब्लिगेशंस व्हिच द बिजनेस हैज टू रीपे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिसकी अच्छी एग्जांपल अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सो नॉन सर करंट, सर अगर क्या कहते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट्स पे कोई परचेज करते हैं तो लाइबिलिटी क्यों नहीं होती, एसेट क्यों होती देखो, वो जो चीज परचेज की है वो आपके लिए एसेट है, और जो पैसे आपने वापसी करने हैं बैंक को, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है? कि ओ एट द ओके। सेम टाइम जो रिसोर्स आपके पास आई है, जो गाड़ी आपके पास आई है, वो आपका एसेट हो गया, बिकॉज आप उसको कंट्रोल कर रहे हो और आपके पास क्या कहते हैं सारा कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया, आप उससे फायदा भी उठा रहे हो। हाँ, जितनी भी अमाउंट आपने उस गाड़ी के लिए पे नहीं किया, देख रहे हो यहाँ पहली बात क्या लिखी हुई है, द रिसोर्सेज ओल्ड बाय द बिजनेस। एसेट तो आप ले आए हो लेकिन उधार पे लेके आए हो, तो जितनी भी आपने उधारी करी थी या जितनी भी आपने जो है पेमेंट नहीं करी है, वो अब आपके लिए लाइबिलिटी ही है, और वो अब आपको हर हाल में पे करनी ही करनी है। बट दैट डजंट मीन कि वो जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका एसेट नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, सही वो जो है। चीज आप लेके आए वो आपका एसेट है, और जितनी अमाउंट उसके लिए आपने पे नहीं की है वो आपकी क्या है, वो आपकी सेपरेटली एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी जाएगी। ठीक है, इज दैट हम्म। क्लियर? यस। अच्छा, non-current liabilities are known as non-current liabilities are also known as long-term liabilities. They are owed by the business for more than one accounting period. Examples are long-term loans from banks and financial institutions and debentures. Debenture भी एक long-term loan ही होता है, बस बैंक की जगह आप उसको किसी भी नॉर्मल बंदे से या नॉर्मल किसी इन्वेस्टर या जिसके पास बंदे के पास पैसे उससे लेते हो। आगे डिटेल में आएगा, लेकिन अभी बस समझ लो जस्ट लाइक अ बैंक लोन होता है। दे आर सब्जेक्ट टू फीड रेट ऑफ, दे आर सब्जेक्ट टू, they are subject to फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप बैंक से भी पैसे लेते हो तो जितने भी पैसे आपने लिए उस पर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और अगर आप किसी इंडिविजुअल से भी पैसे लेते हो तो वो भी नॉर्मली आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता ही करता है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर ज्यादातर इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी बैंक में या जिससे भी आपने पैसे लिए जो भी उसने कहा है वो आपको पे करना होता है, विच इज चार्ज ऑन पर एनम बेसिस, जो कि आपको हर साल पे करना होता है। लाइक से अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है और 10% का इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 10%, 1,000 का इंटरेस्ट आपने हर साल पे करना ही करना। और फिर जैसे डिबेंचर्स यहाँ पे आ गए हैं, डिबेंचर्स आर द आईओयू सर्टिफिकेट्स इंडिकेटिंग द अमाउंट बोरोड, द रीपेमेंट, मॉर्गेज के बारे में भी अभी बात करते हैं। तो डिबेंचर क्या है भाई, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, ये क्या लिखा हुआ है, आईओयू, ये है आईओयू। आईओयू का मतलब ये कि अगर लेट से आशिर मैंने आपको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, अच्छा मैं नहीं इशू कर सकता, ये नॉर्मली कंपनीज करती है। तो कंपनी जब डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है, तो वो ये कहती है कि लेट से आशिर एक इन्वेस्टर है, आशिर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन आशिर जो है वो ओनर नहीं बनना चाहता, आशिर मेरी कंपनी को उधार देना चाहता है। तो कंपनी आशिर को एक डिबेंचर सर्टिफिकेट बना के देगी, जिसपे वो लिख के देगी कि भाई XYZ कंपनी, हमारी कंपनी का नाम, हमारा सिग्नेचर, हमने आशिर से लेट से 10,000 रुपए जो है वो लोन लिया है, और उसको इसके बदले में ये डिबेंचर का नोट हम लोग इशू कर रहे हैं। इस 10,000 के लोन के ऊपर हम आशिर को हर साल 10% या XYZ परसेंटेज का इंटरेस्ट भी देंगे, और 5 साल बाद या 7 साल बाद जब ये डिबेंचर मैच्योर हो जाए,
मैच्योर होने का मतलब ये है, इसको आसान लफ्जों में ये समझ लो कि जब आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो ना, तो आप ये एग्रीमेंट करते हो कि भाई हर साल मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता रहे, और जैसे ही मैच्योरिटी अचीव हो जाएगी मैं आपको आपका ये सर्टिफिकेट वापसी कर दूंगा और आप मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वापसी कर दिएगा। तो डिबेंचर के सर्टिफिकेट के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो मेंशन होती है, जस्ट लाइक अ बैंक लोन। इवन अगर आप बैंक लोन लेते भी हो तो उसके अंदर भी सारी चीजें मेंशन होती है कि भाई हम जो है लेट्स से मोहम्मद अफजल ताहिर को 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, इस पे हर साल 10% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि 5 लाख का 10% 50,000 बनता है, और 5 साल पर बाद 5 सालों तक अफजल ताहिर को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। एट द एंड ऑफ लेट्स से जो टाइम पीरियड होगा 5 सालों के बाद, उनको ये पूरा 5 लाख रुपए प्रिंसिपल भी जो है वो वापसी करना है। सो डिबेंचर्स एंड बैंक लोन्स आर वेरी सिमिलर, एंड मॉर्गेज भी एक तरीके से सेम ही चीज है। इट इंडिकेट, बस इसको ये समझ लो कि मॉर्गेज आपका तब क्रिएट होता है कि लाइक से मैं लोन तो ले रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म लोन तो ले रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में अगर मैं कोई कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब ये कि कोई कीमती चीज अगर रखवा रहा हूँ ना बैंक के पास या इंस्टीट्यूशन के पास, कि भाई मुझे आप 10 लाख का लोन दे दो और मेरा ये घर गिरवी रख लो, या मेरे पास इतने का गोल्ड पड़ा हुआ, ये गोल्ड गिरवी रख लो, तो वो क्या होता है, वो फिर कोलेटरल होता है। और मॉर्गेज नॉर्मली आप जब घर बनवा रहे हो तो तब क्योंकि घर बनाने के लिए लोन की अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है, तो तब आप उनके पास, बैंक के पास अपने प्रॉपर्टी के कागजात जो है वो नॉर्मली रखवा देते हो एज ए सिक्योरिटी और एज ए कोलेटरल, जिसके बदले में बैंक जो है वो आपके घर बनाने की कंस्ट्रक्शन के पैसे फाइनेंस कर देता है। So, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज की कुछ एग्जांपल है। देन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज व्हिच हैव टू बी रीपेड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड एंड हेंस कंप्राइजेस ऑफ पेबल्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा भाई, पेबल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेबल्स क्या होता है सर? पेबल्स यार देखो, जो अभी तुमने पढ़ा ना ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल्स, उसी को ऑपोजिट कर दो तो पेबल है। रिसीवेबल के केस में दो तरीके के रिसीवेबल थे, एक ट्रेड रिसीवेबल, जिस बंदे को तुम उधार पे क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेच रहे हो, तो अब उस बंदे से तुमने पैसा रिसीव करना है तो ही विल बी रेफर्ड टू एज योर ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन अगर तुम किसी सप्लायर से क्रेडिट के ऊपर खुद गुड्स खरीद रहे हो आशिर, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ तुम गुड्स बेच तो नहीं रहे ना, खरीद भी रहे हो, तो अगर तुम क्रेडिट के ऊपर किसी सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हो तो वो सप्लायर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा, क्योंकि जितने की गुड्स अब तुमने उधार पे खरीदे हैं, तुमने वो अबाउट जाहिर सी बात है उसको रीपे कर ली है, तो इट इज अ ऑब्लिगेशन फॉर योर बिजनेस और फॉर योरसेल्फ। तो ये क्या बच जाएगा, इसको हम कहेंगे दैट इज अ ट्रेड पेबल फॉर द बिजनेस। सो पेबल्स आर दोज बिजनेसेस, are those people or businesses from whom we have borrowed money, or those from whom we have bought non-current assets on credit, or those from whom we have bought the goods on credit. Again दो कैटेगरी है, पहला ट्रेड पेबल डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड पेबल आर दोज फ्रॉम whom we have bought goods on credit, जो कि नॉर्मली आपका सप्लायर होगा जिससे भी आपने उधार पे माल खरीदा हुआ है। और दूसरा, अगर आपने किसी भी बंदे को किसी भी वजह से पैसे वापसी कर ले, हो सकता है आपने उससे नॉन करंट एसेट क्रेडिट पे खरीदा हुआ हो, या आपने उससे उधार लिया हुआ हो, या कोई भी रीजन है कि आपने उसको पैसे देने हैं, तो ही विल बी और दैट कंपनी विल बी रेफर्ड टू एज अ जनरल पेबल, जिसको हम लोग जो वर्ड अक्सर यूज करेंगे वो यूज करेंगे अदर पेबल्स का। So other payables are all those people or businesses from whom we have borrowed money or have bought anything other than goods on credit. तो देख रहे हो जो ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल के अंदर फर्क था, वही फर्क आपका ट्रेड पेबल और अदर पेबल के लिए भी आ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल को आपने गुड्स बेचे थे क्रेडिट के ऊपर, लेकिन उस केस में आपको पैसा मिल रहा था। इस केस में आपने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट के ऊपर और आपको पैसा देना है। अदर रिसीवेबल के अंदर अगर आपको किसी भी वजह से पैसा मिल रहा है एक्सेप्ट फॉर कि आपने गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचे, क्योंकि उस केस में तो वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाता, तो वो किस पे आप क्लासिफाई करते हो, उस बंदों को या उस कंपनी को अदर रिसीवेबल पे। इसी तरीके से अगर आपने किसी बंदे को या किसी बिजनेस को किसी भी वजह से अगर पैसे वापसी करने हैं, तो दैट पर्सन और दैट बिजनेस विल बी क्लासिफाइड एज अ अदर पेबल गिवन दैट कि आपने उससे उधार पे या क्रेडिट के ऊपर गुड्स नहीं खरीदे हुए। सो इज दैट क्लियर आशिष? वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक्स प्रोवाइड करते हैं अपने उन कस्टमर्स को, नॉर्मली लॉयल कस्टमर्स को, कि लाइक से आज मेरे बैंक में पड़े हुए थे 10,000 और मैंने लाइक से कहीं पे मुझे जरूरत पड़ गई 20,000 की, तो मैं बैंक को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो। जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी सिमिलर टू एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि भैया आपके बैंक में लाइक से पैसे नहीं भी पड़े हुए तो आप खर्चे कर लो और फिर बैंक को पेमेंट करो एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पेमेंट नहीं करते तो बैंक आपके ऊपर क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज वेरी सिमिलर। इट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक
to its loyal customers, हर किसी को नहीं देता बैंक ये facility, that if they want to withdraw more amounts from the bank than is present in their bank account, then the bank will allow you to withdraw but will charge interest on overdraft on daily basis. मेरे पास 20,000 थे और मैंने 30,000 की विड्रॉल करनी थी, या मेरे पास 10,000 तो मेरे पास मुझे 20,000 की विड्रॉल करनी थी, तो बैंक मुझे 10,000 का एक तरीके से क्या दे रहा है, उधार दे रहा है, और उसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जितनी भी एक्सेस अमाउंट में विड्रॉ करूंगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, मुझे जाहिर सी बात है बैंक को पे करनी है। तो समटाइम्स, अच्छा बैंक एक वाहिद वो एसेट है जो कि एसेट भी हो सकता है। अगर मेरे बैंक में 50,000 रुपए पड़े हुए तो वो मेरा एसेट है, लेकिन अगर मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली थी और मुझे बैंक को 50,000 देने हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। यहाँ तक बात क्लियर है आशिफ, कोई मसला यहाँ तक, सब क्लियर है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। हमने 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स की जो डिस्कशन की है, बात से बात निकल ली है। ये अब देख रहे हो, एक बात होती है, एक बात से दूसरी बात निकलती है, लेकिन ये सब इंटरलिंक्ड है, और आपने मेक श्योर करना है कि आप इस सारी चीज को इकट्ठे ही लेके चलो। और टाइम अब हमारे पास ऐसा है कि एक दफा पढ़ लिया तो मेक श्योर करो कि आप उसको इतना एब्जॉर्ब कर लो कि उस बात को भूलो नहीं, क्योंकि हर चीज आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर इंटर रिलेटेड है। ये तो मतलब एकदम बेसिक सी बात है, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे सबके अंदर बात यही पे आके हो रही होगी कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, तो इसको क्या करना चाहिए। बात घूम फिर के आप देखोगे कि इसी चैप्टर के ऊपर ना बार बार आ रही हो। तो खैर, ये एसेट लाइबिलिटी हो गया। नाउ द थर्ड अकाउंटिंग एलिमेंट इज कैपिटल। अब कैपिटल क्या? कैपिटल आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। या इसको ये बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर मैं कर दूं तो ये है कि ओनर की इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा ओनर लेके आ रहा है वो क्या है भाई, वो कैपिटल है। मैं अगर लेट से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, 5 लाख रुपए मैं खुद डाल रहा हूँ और 2 लाख रुपए का मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो जो 5 लाख रुपए मैंने खुद डाले हैं वो क्या कंसीडर किया जाएगा, वो कैपिटल कंसीडर किया जाएगा। तो द ओनर्स, द रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, जो पैसा बिजनेस के अंदर ओनर का अपना लगा हुआ है। देखो, बिजनेस के अंदर टोटल 2 ही लोगों का पैसा लगता है, या तो ओनर का लगता है, या फिर ओनर कहीं से उधार लेके आता है बैंक से, जो कि हम नॉर्मली कहते हैं कि बैंक से उधार लेके आता है, जो कि उसकी लाइबिलिटी होती है। तो बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स आएंगे ना, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, या तो ओनर के अपने पर्सनल कैपिटल से आ रहे होंगे, या फिर वो जो ओनर ने उधार पकड़े होंगे वहां से लेके आ रहा होगा। और कोई तीसरी सोर्स है नहीं पैसे की, पैसे लेके आने की, या नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को खरीदने की। So the resources owned by the business can be referred to as capital. They are the investments of the owner and hence determine the ownership of the business. कि भाई हमने एज अ ओनर कितना पैसा डाला हुआ है और हमारी उसमें कितनी ओनरशिप है। और इसी के थ्रू, अच्छा, ये 3 एलिमेंट्स पढ़ने के बाद वी कैन नाउ स्टडी द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको बात समझा दी। मैंने क्या बात समझाई? मैंने आपको बोला भाई एसेट जितने भी बिजनेस के पास पड़े वो आइदर करंट और नॉन करंट, वो दो ही जगह से आ सकते हैं। या तो ओनर अपने पैसे डाल के वो रिसोर्सेज और एसेट्स खरीदे, या ओनर कहीं से उधार पकड़ के वो एसेट्स और रिसोर्सेज खरीदे। तो द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कि आपके पास जितने भी एसेट्स है, जितने भी रिसोर्सेज है उसको अगर आप टोटल लाइबिलिटी से माइनस करा दो, तो आपके पास जो ओनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो निकल के आ जाएगा। या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो आशिर, कि एसेट्स जितने भी बिजनेस के अंदर पड़े हुए हैं वो हमेशा इक्वल होंगे किसके, कि एक तो ओनर का पैसा कैपिटल प्लस आपके पास जितनी भी लाइबिलिटी। तो उसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। अगर तुम्हें कैपिटल निकालना है तो यू कैन जस्ट डू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कि भाई बिजनेस के अंदर 10 लाख के एसेट है लेकिन 2 लाख का उधार भी है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख, जो बचा हुआ 8 लाख है, ये ओनर का कैपिटल है। और अगर तुम्हें पता है कि भाई टोटल एसेट्स निकालने हैं, तो लेट्स से अगर कैपिटल 2 लाख है और कैपिटल 8 लाख है और लेट्स से लायबिलिटीज 2 लाख है, तो दोनों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो कि बिजनेस के पास है। तो यहाँ पे अच्छा ये वही बात हुई है जो आपने ऊपर भी कर ली है, कि एसेट्स आपके ऑल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस है, दे कैन बी ओन्ड। ओन्ड का क्या मुराद है, कि कैपिटल से आई है, और दे कैन बी ओड जिसका क्या मुराद है कि ये लाइबिलिटीज है जो कि बिजनेस ने उधार उधार लेके कहीं से पकड़ी है। तो अब ये बात समझ आई आशीष, जो मैंने शुरू में एकदम एसेट्स के लिए बात की थी कि एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट अ बिजनेस ओन्स, जो कि ओनर अपने पैसे से लेके आया है, और ओस जो कि बिजनेस ने कहीं से उधार सर आप पकड़ा। ओस का एक एग्जांपल दे सकते हैं? तो उसका एग्जाम्पल मैंने अभी तो आपको दी है। आप लेट से गाड़ी खरीद के लेके आए हो और गाड़ी आपके पास लेट हाँ। से 40 लाख की थी। अब जरा सा समझिएगा, गाड़ी जो एसेट है वो 40 लाख का है, 20 लाख ओनर ने अपनी जेब से डाला तो वो कैपिटल हो गया, और 20 लाख जो बैंक को रीपे करना है, जो कि बिजनेस की अब एक ऑब्लिगेशन हो गई है,
वो लाइबिलिटी हो गई। तो टोटल एसेट 40 लाख इज इक्वल टू 20 लाख जो ओनर का कैपिटल है, प्लस 20 लाख जो कि लाइबिलिटी है, जो कि ओनर ने या बिजनेस ने बैंक को रीपे कर दिया। समझे बात को? उस वाली एग्जांपल सही। समझ गए? इसी तरीके से ये हर एसेट पे एप्लीकेबल है। लेट्स से मैं अगर कोई मशीन खरीद के लाया हूँ, मशीन 50 लाख की थी, 25 लाख मैंने डाले, 25 लाख मैंने लेट्स से लिए बैंक से उधार पे। तो अब ये जो 25 लाख मैंने डाले ये कैपिटल है, और जो 25 लाख मैंने बैंक से उधार लिया हुआ है जो कि मुझे फ्यूचर में रीपे करना है, वो ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। तो जो मेरा टोटल एसेट है वो 50 लाख का है, जिसमें 25 लाख मेरा कैपिटल है, प्लस 25 लाख जो कि मेरी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, जो कि मुझे बैंक को रीपे कर दी है। और यही इक्वेशन आपने देखो, यही इक्वेशन फिर यहाँ से बन के आती है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज है वो या तो ओनर के पैसे से आई है, या फिर आप उधार लेके उसको रिसोर्स को लेके आए हो बिजनेस के। ठीक है आशीष, इज दैट क्लियर? यस। अच्छा फिर ओके विल, चलो लेट्स डू दिस, तब इसको वाइंड अप ही कर लेते हैं पांचों अकाउंटिंग एलिमेंट्स को। देन वी हैव गॉट एक्सपेंसेस। एएलसी हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया। द थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल इन द सेंस कि भाई एक्सपेंसेस हम कहते हैं कि डे टू डे ऑपरेशंस है चलाने के लिए। एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो कि बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए इनकर करने ही करने हैं। विदाउट इनकरिंग द एक्सपेंसेस और डे टू डे ऑपरेशन जो कि खर्चे हो रहे हैं डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर, उसके बगैर बिजनेस फंक्शन ही नहीं कर सकता। अब भाई लेट्स से बिजली का बिल आ रहा है, अब भाई बिजली नहीं होगी तो ऑफिस में क्या लाइट नहीं होगी तो काम कैसे होगा? पीसी नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, काम कैसे होगा? इंटरनेट वाली की जो पेमेंट जा रही है इंटरनेट की होगा, काम कैसे होगा? इसी तरीके से ऑफिस बॉय नहीं होगा तो काम कैसे होगा? इसी तरीके से जो छोटी मोटी मेंटेनेंस या खर्चे वगैरह है, वेजेस, जब तक स्टाफ को तनख्वाह नहीं दूंगा काम कैसे होगा? तो ये जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं जिनको इनकर किए बगैर बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, they are all referred to as expenses. So expenses are the day-to-day running cost of the business without which it is practically impossible to run the business. Example क्या है भाई? रेंट। रेंट जगह नहीं होगी तो काम कैसे होगा? यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, काम नहीं हो सकता। वेजेस, स्टाफ को तनख्वाह नहीं दूंगा, स्टाफ नहीं होगा तो काम कौन करेगा? एंड सैलरीज। तो ये सारे आपके डे टू डे खर्चे, ये तो कुछ लिखे हुए, बहुत सारे इसी तरीके के डे टू डे खर्चे जो कि बिजनेस इंकर करता है, लाजमी एंकर करना, वरना अदरवाइज काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी ये तो हो गया ब्रॉड कि भाई ब्रॉडली मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक्सपेंसेस क्या होता है। अब एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज भी है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंसेस की कितनी कैटेगरीज है? दो। पहली कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरी कैटेगरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वही है जो मैंने अभी आपको एक्सपेंसेस बताया ना, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर द डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एंड हेंस आर द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द अल्सर। एग्जाम्पल क्या है भाई? भाई जो आपने ऊपर देखी, यूटिलिटी बिल, रेंट, वेजेस, सैलरी, रीपेंटिंग, रीडेकोरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आप लेट से कोई गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल भरवा रहे हो, तो वो भी आपका क्या है? वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। If an expenditure incurred on asset does not qualify to be a major expenditure, then it is also a revenue expenditure. ये इस पर भी मैं बात अभी करता हूँ। ये जो लास्ट बात हमने की है ना, लिखी हुई है, ये वाली बात में मैं आता हूँ। तो ये तो हो गया भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो डे टू डे खर्चे अपने पड़े वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसमें आपका मेंटेनेंस हो गया, आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। असल जो गेम समझने की है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं आशिर जो कि आपकी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? आर ऑल एक्सपेंडिचर्स एसोसिएटेड टू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। All expenses incurred in bringing the non-current asset to its present location and condition is part of capital expenditure. अब इस बात का मतलब क्या है? बात का मतलब बहुत सिंपल है आखिर। लेट्स से मुझे बिजनेस के लिए एसी चाहिए था, मैं एसी लेने के लिए एक सुपर स्टोर पे चला गया। लेट्स से मैं मेट्रो के ऊपर चला गया, मेट्रो सुपर स्टोर पे जाके मैंने कहा कि भाई मुझे एसी खरीदना है। उन्होंने मुझे एक एसी निकाल के दे दिया, 1 लाख रुपए की एसी की कॉस्ट थी, पहले वो वहां पे पे कर दी। मुझे ये बताओ आशिर, क्या वो 1 लाख रुपए का एसी खरीद के मैं अभी मेट्रो पे खड़ा हूँ, क्या मैं मेट्रो पे खड़ा होकर उस एसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं। नहीं कर सकता। मुझे उसको अपने ऑफिस लेके आना पड़ेगा, ऑफिस लेने के आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो अब लेट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5,000 रुपए की लगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने के बाद अब वो एसी घर पे आ गया, मैं घर पे सोफे पे टांग रख के बैठा हुआ, वो एसी मेरे सामने है, क्या मैं अभी भी उस एसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं। मुझे क्या करवाना पड़ेगा? उसके बाद एसी को इंस्टॉल करवाना फिक्स। पड़ेगा।
फिक्स हाँ करवाना पड़ेगा, इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे फर्दर पैसा खर्च करना है। लेट्स से बंदे को बुलाया, बंदे ने 5,000 और ले लिए और कहा कि अब चलिए 5,000 रुपए दे दे तो मैं आपका एसी इंस्टॉल कर दूं। तो अब आशिर एक आपकी थी एसी की परचेज प्राइस जो 1 लाख रुपए आपने मेट्रो में पे किए, और फिर 5,000 रुपए है एसी को मेट्रो से घर पे या ऑफिस में लेके आने का खर्चा, और दूसरा 5,000 उस एसी को इंस्टॉल करने का खर्चा। तो यहाँ पे जो अभी बात लिखी हुई थी ना, all expenses incurred in bringing the non-current asset to its present location, तो भाई जब तक ऑफिस में एसी ना आए वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। एंड कंडीशन, जब तक उसको इंस्टॉल ना करो तब तक वो तब भी वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो all the expenses incurred to bring the non-current asset to its present location and useful condition, यहाँ पे मैं वर्ड यूजफुल डाल देता हूँ, यहाँ पे वर्ड यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल कंडीशन की बात हुई है। तो ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द नॉन करंट एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, जहां पे उसको इस्तेमाल होना है, एंड यूजेबल कंडीशन के भाई, क्योंकि लेट्स से अगर मैं मशीन मंगवा रहा हूँ, अब लेट्स से एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने साउथ अफ्रीका से लेट्स से आज से मशीन मंगवाई, मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, लेकिन साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आने का खर्चा 2 लाख रुपए, पाकिस्तान से फिर मेरी फैक्ट्री तक लेके आने का खर्चा लेट से 50,000 रुपए, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल परचेज प्राइस 10 लाख थी, लेकिन 2 लाख लगे हाँ अफ्रीका से यहाँ लाने के लिए, 50,000 लगे मेरी फैक्ट्री को लाने के लिए, और फिर फैक्ट्री पे आके भी क्योंकि वो मशीन पार्ट्स में आती है तो वहां पे उसको असेंबल करके इंस्टॉल करवाना है, तो असेंबल में लग गए लेट से फर्दर 50,000 रुपए। तो अब जो मशीन की कॉस्ट होगी, ये भी बात यहाँ पे नहीं लिखी तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस बात को हम लिख लेते हैं, तो जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, वो कॉस्ट के अंदर आप पहले तो परचेज प्राइस डालोगे, जैसे कि एसी वाले केस में 1 लाख रुपए परचेज प्राइस है, या मशीन वाले केस में 10 लाख रुपए परचेज प्राइस है, और उसके अंदर आप तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करोगे। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं ना आशिर एसी की कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो तुम 1 लाख नहीं कहोगे, तुम उसके अंदर 5,000 की ट्रांसपोर्टेशन और 5,000 की जो इंस्टॉलेशन है उसको इंक्लूड करके फाइनल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट 1,10,000 रुपए अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। एंड सिमिलरली ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि देखो जो अफ्रीका से आशिफ भाई मशीन मंगवाई है वो कितने की है, तो उसपे भी तुम 10 लाख की परचेज प्राइस प्लस 2 लाख का अफ्रीका से यहाँ लाने की ट्रांसपोर्टेशन प्लस 50,000 पाकिस्तान के पोर्ट से फैक्ट्री लाने की ट्रांसपोर्टेशन प्लस 50,000 जो उसको असेंबल कराया है इंस्टॉलेशन करने के खर्चा, तो टोटल जो अब उसकी कॉस्ट हो जाएगी वो कॉस्ट भी 13 लाख रुपए पे पहुंच जाएगी। सो व्हेन यू विल रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, तो परचेज प्राइस के अंदर तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड कर लोगे। अच्छा, कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आपने पढ़ा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अभी आपने 2 बातें पढ़ी है आसिफ, ये 2 बातें रिलेवेंट है कब, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है। क्या पढ़ा आपने, पढ़ा भाई करंट लोकेशन पे लाने के लिए जहाँ पे उसका इस्तेमाल होना है, और यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सही है, ये बात तो अपनी जगह है ही है। अच्छा, ये बात वैलिड है तब तक जब तक आपका एसेट आ गया। अब आपका एसेट आ गया, एसेट आ गया, एसेट आप यूजेबल जगह पे लिया है, जहाँ पे करंट लोकेशन जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहां लिया है, आपने उसको असेंबल वसेंबल सब करा दिया, आपको इस्तेमाल में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी आशिर के, ईविल लेट से जो मशीन आई है, लेट से अगर वो फ्यूल पे चलती है, या लेट से कोई गाड़ी आई है और गाड़ी फ्यूल पे चलती है, तो एनी एक्सपेंडिचर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स करंट लोकेशन एड यूजेबल कंडीशन। अब आशीष सुनिएगा, जो ऊपर बात लिखी तो ये बात लिखी हुई थी कि अगर गाड़ी खरीदी और लेट से कभी कभार पाकिस्तान में तो ये भी होता है कि गाड़ी के शोरूम के अंदर वो गाड़ी दे देते हैं और लिटरली 0 पेट्रोल पे दे देते हैं, इतना पेट्रोल भी नहीं होता कि आप उस गाड़ी को घर लेके जाओ। तो अब अगर किसी बिजनेस ने गाड़ी ली 50 लाख रुपए की और उस गाड़ी को ऑफिस में लेके आने के लिए 10,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो आशिर वो 10,000 रुपए का पेट्रोल जो कि गाड़ी को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए पहली दफा डलवाया गया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उसके बाद अब आप जितनी भी दफा पेट्रोल डलवाओगे वो सारा का सारा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से जो मशीन आपने पहली दफा असेंबल करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो भी बंदे थे, टेक्नीशियंस थे, उनको जो पैसे दिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर उसके बाद फ्यूचर में कोई छोटी मोटी खराबी आती है और आप टेक्नीशियन को बुला के पैसे देते हो, तो वो आपका डे टू डे खर्चे पे काउंट होगा एंड दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो ऊपर एक बात लिखी हुई थी ना जिसमें मैंने बोला था, अभी आते हैं, इफ एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एसेट, ये वाली बात, द फ्यूल
filled in asset after the first time. देख रहे हो, तुझे पहली दफा तू जो फ्यूल डाला है वो तो उसको यूजेबल कंडीशन पे लाने के लिए डाला है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके बाद जितनी भी दफा फ्यूल डाला है आफ्टर द फर्स्ट टाइम, तो वो अब उसका डे टू डे खर्चा है गाड़ी चलाने का, और वो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड सिमिलरली आशिर, अगर आप अब जो दूसरे पार्ट पे मैं आता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहली चीज क्या हो गई, कोई भी खर्चा जो कि नॉन करंट एसेट के ऊपर हो, उसको करंट लोकेशन पे लाने के लिए या यूजेबल कंडीशन पे लाने के लिए, वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसी के साथ साथ आशिर, अब एसेट आ गया, एसेट यूजेबल कंडीशन पे आ गया, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लेट से अब अगर एसेट फ्यूचर में कोई बड़ी खराबी आती है, छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन लेट से मैंने जो एसी लिया था, अब उस एसी का पूरा लेट से एसी के अंदर एक मेजर चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट रॉड, जिसका मेजर काम होता है कि वो गर्म हवा को ठंडा करके फेंकते हैं, और एसी के इनर के अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट यही होता है, थर्मोस्टेट रॉड सबसे महंगा और सबसे मेजर कंपोनेंट यही होता है। अब लेट से आशिफ, मेरा वो एसी खराब हो गया, सुनिएगा जरा, एसी खराब हो गया, मेटेरियल रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन आया, उसने मुझे बोला कि अफजा भाई ये एसी रिपेयर हो जाएगा, इसकी थर्मोस्टेट रॉड खराब हुई है लेकिन रिपेयर हो जाएगी, 5,000 रुपए लगेंगे रिपेयर के। अब अगर तो आखिर मैं 5,000 रुपए दे के थर्मोस्टेट रॉड रिपेयर करवा लूँ, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि डे टू डे खर्चा हो गया ना, डे टू डे खर्चा, रिपेयर मटेरियल का खर्चा, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैं उस पूरी थर्मोस्टेट रॉड को बोलूँ चेंज कर दो, और वो चेंज करने के लिए लेट से 30,000 रुपए की आती है, तो अब क्योंकि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट खर्चा है ना भाई, 1 लाख रुपए का एसी था, तुम उसमें 30,000 रुपए का काम कर पा रहे हो, तो अगर कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट खर्चा भी आप अगर अपने नॉन करंट एसेट के ऊपर फ्यूचर में भी करते हो, तो दैट विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात याद रखिएगा। और कोई भी खर्चा जो कि एसेट की, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कोई भी खर्चा जो कि एसेट की यूजफुल लाइफ को बढ़ाए या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दे, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एसी की जब मैं थर्मोस्टेट रॉड ही नहीं करवा दूंगा, नई वाली लगवा दूंगा, तो मुझे बताया कि क्या एसी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? जी बिल्कुल इंप्रूव होगी। तो क्या अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा? जी बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो जो दूसरी बात याद रखने की है वो क्या है, all those expenses which increase the life of fixed asset, यानी कि पहले मैं सोचा था 5 साल चलेंगे, लेकिन इस खर्चे के बाद आपको उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाओ, वो 7 साल चले, और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो ये तो जो दो बातें थी, ये तो जब आप एसेट परचेज करो तब की बात है, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो, इम्प्रूव यूजफुल लाइफ, जो कि एसेट की लाइफ को बढ़ाए, या कह देता हूँ इंक्रीज, इसके लिए बेटर वर्ड है इंक्रीज यूजफुल लाइफ, इंक्रीज यूजफुल लाइफ, जिसकी एक एग्जांपल, गाड़ी का इंजन बदलवा दो, तो भाई गाड़ी का इंजन बदलवा रहे हो तो ये तुम्हारा डे टू डे का खर्चा थोड़ी है भाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको नॉन करंट एसेट की कॉस्ट पे इंक्लूड करो। सिमिलरली अगर या तो वो यूजफुल लाइफ बढ़ा दे या वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दे, तो भी वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चार चीजें ऐसे याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आशीष, ये मैं भी से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या चीजें हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को याद रखने के लिए? पहली बात तो ये कोई भी खर्चा जो नॉन करंट एसेट पे किया जाए, कौन से चार खर्चे हैं? कोई भी खर्चा जो कि एसेट को उसकी करंट लोकेशन पे लाने के लिए या यूजेबल कंडीशन में लेके आने के लिए, या कोई ऐसा खर्चा जो कि एसेट की यूजफुल लाइफ को इंप्रूव करे या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे, ये चारों के चारों कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्लासिफाई हो गए। और लास्ट चीज जो याद रखिए कि अगर कभी भी किसी भी नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट खर्चा हो रहा है, अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे ना कि यार इससे यूजफुल लाइफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, या इससे परफॉर्मेंस एनहांस होगी या नहीं होगी, तो ये देख लो कि क्या वो एक मेजर खर्चा है। अगर तो वो एक मेजर खर्चा भी है तब भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करोगे। सो ऑल एक्सपेंसेस incurred till the asset is available for use for the very first time are part of capital expenditures. Any major expenses जो मैंने लास्ट बात करी है, without which running of a non-current asset become impossible, is also a part of capital expenditure. If an asset is bought from the business for the business purpose, then printing of the logo of the company on that asset is also a part of capital expenditure. मेरी मशीन के ऊपर मैं अगर अपना लोगो लगवाना चाह रहा हूँ, या आशिर ये एयरलाइन कंपनी जब नई गाड़ियां खरीदती है तो उसके ऊपर अपना स्टिकर लगाती है और पूरी अपनी मार्केटिंग करती है, तो वो भी जो खर्चा है, दैट इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो 5 चीजों ओके से आसानी के लिए आप इसको याद रख सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी खर्चा जो नॉन करंट एसेट के ऊपर किया जा रहा हो, टू ब्रिंग इट इनटू इट्स करंट लोकेशन, पहली बात, और टू ब्रिंग इट इनटू इट्स यूजेबल कंडीशन, दूसरी बात, और विच इंक्रीज द यूजफुल लाइफ, तीसरी बात, विच improves द परफॉर्मेंस, चौथी बात, और पांचवी बात जो कि बहुत जेनेरिक है, कि अगर कोई मेजर खर्चा है, एनी मेजर एक्सपेंडिचर, अगर कोई मेजर खर्चा भी है तो वो भी भाई क्या हो गया, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन डे टू डे का खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कोई ऐसी कोई बात है, तो वो फिर सिंपली एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। सो एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज क्लियर है आशीष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे कई जगहों के ऊपर, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितनी जो बात आगे टेस्ट होती जा रही है या रेलेवेंस है उस बात की, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ तक कोई सर, मसला। मेजर एक्सपेंडिचर का क्या क्या एग्जांपल है? यार मेजर एक्सपेंडिचर का यही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, वो मेजर एक्सपेंडिचर की है, और नॉर्मली आप उसको जज कर लेते हो कि यार ये एक्सपेंडिचर जो हो रहा है क्या ये इंप्रूव करेगा यूजफुल लाइफ को और परफॉर्मेंस को या नहीं। तो अगर लेकिन कभी आप इस सही है। पोजीशन में आ रहे हो कि आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि यार ये क्या करेगा, तो अभी आप लेट से मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास ग्राउंड है, उसके ऊपर ना एक फ्लोर की पार्किंग है, मैं दूसरे फ्लोर की पार्किंग बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो कोई देखो यूजफुल लाइफ तो इम्पैक्ट नहीं हो रही आशिर, कोई ऐसा भी खर्चा नहीं है कि करंट लोकेशन पे लाने के लिए किया जा रहा हो या यूजेबल कंडीशन में लेके आने के लिए किया जा रहा हो। लेकिन जाहिर सी बात है जब मैं एक पूरा फ्लोर बनाऊंगा पार्किंग के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ी मेजर कॉस्ट है। अब इवन तो लेट से मैं कंफ्यूज हूं कि यार ये इन 4 एलिमेंट्स और क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तब भी लेकिन अगर क्योंकि मैंने ये देख लिया कि ये तो खर्चा ही बहुत मेजर है, तो मैं उसको सीधा सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मेजर खर्चा इंकर कर रहा हूँ ना। तो ये जो लास्ट बात है ये सिर्फ इसलिए लिखी है कि अगर आप किसी खर्चे को इन 4 कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर पा रहे हो और आपको पता हो कि ये खर्चा मेजर है, तो स्टिल उसको आप एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर। ठीक हो गया। सही है। चलिए फिर लास्ट चीज जो हमारे पास अल्सर में बची है वो बची है ALCE, और फिर लास्ट में बचा है रेवेन्यू। बहुत सिंपल है रेवेन्यू। रेवेन्यू भाई बिजनेस की कोई भी अर्निंग, ठीक है, कोई भी इनकम बिजनेस के पास आती है, लेकिन ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है आपका रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम लेट से आशिर अगर आप गुड्स बेच रहे हो, क्योंकि देखो अगर बिजनेस गुड्स बेच के पैसे कमा रहा है तो उसकी क्या है, वो उसका रेवेन्यू है, वो उसकी सेल्स है। उसके अलावा अगर कहीं से भी बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, लेट से बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, या बिजनेस को कहीं से कोई कमीशन कोई डील कट कराई है वहां से कमीशन आ रहा है, किसी भी फॉर्म में अगर इनकम हो रही है एक्सेप्ट फॉर सेलिंग गुड्स, तो वो अदर इनकम पे काउंट होगा। और जो गुड्स बेच के इनकम आ रही है वो किस पे काउंट होगा, वो सेल्स के अंदर काउंट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू इनकम पे काउंट होगा। So revenue incomes are the normal earnings of the business which are part of revenue category of Ulcer. Example of sale of goods, commission received, rent received, profit from sale of non-current asset, discount received और etc. अच्छा इसके अंदर ही क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो पहली चीज है ना सेल ऑफ गुड, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सेल्स का पार्ट है। और इसके अलावा जो बाकी बातें हो रही है ना कि भाई आप पे कमीशन आ गया या रेंट आ गया या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट आ गया या कोई डिस्काउंट मिल गया, तो ये पहला पार्ट तो सेल्स का हो गया। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये अदर इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो व्हेन तो यू आर रेवेन्यू सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं होता? रेवेन्यू से प्रॉफिट तो बड़ी बात की बात है। रेवेन्यू तो सिंपल ये है कि आपकी एक चीज 5 रुपए की थी, सेल्स ऑफ गुड्स। सेल ऑफ। रेवेन्यू ये है कि भाई आपकी एक चीज 5 रुपए की थी, ये आपकी सेलिंग प्राइस थी, और आपने हम्म। 5 यूनिट बेच दिए, 5 × 5 ये आपका क्या आ गया, ये 25 रुपए आपका रेवेन्यू आ गया, या इसको आप सेल्स भी अच्छा। कह सकते हो। उसके अलावा अगर सही आपने है। कोई कमीशन कमाया, कोई आपने कैसे रेंट कमा लिया, कोई आपकी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई थी उससे रेंट आ रहा है, कोई डील प्रूफ कर कट करवा के आपने कमीशन कमा लिया, वो सब आपका अदर इनकम का आएगा। प्रॉफिट तो बड़ी बात की बात है, उस पर भी आएगी, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम भाई ये है जो कि बिजनेस डे टू डे अपनी ऑपरेशंस के थ्रू कमा रहा है। और कैपिटल इनकम वो इनकम है which is generated through the sale of non-current asset or when the owner introduces additional capital into the business. अब owner अगर business के अंदर पैसा लेके आ रहा है तो that will be the capital income for the business। जो हमने पढ़ा भी ना कैपिटल, कैपिटल क्या था, ओनर पैसा लेके आ रहा है तो उसको आप कैपिटल इनकम हाँ। कहेंगे। या अगर आपके पास कोई सरप्लस नॉन करंट एसेट पड़ा हुआ था और उसको बेच दिया और उसको बेचने के बाद जो कैश आया है उसको भी हम लोग कैपिटल इनकम कहेंगे। टू बी ऑनेस्ट ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जब गुड्स बिक रहे हैं तो आपको सिर्फ उसको सेल्स क्लासिफाई करना है, और बाकी अगर किसी चीज के थ्रू आपकी इनकम आई है तो उसको आपने एज अ अदर इनकम क्लासिफाई करना है। और यहाँ पे आपके पांचों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ALCER
बहुत इन डेप्थ पे कवर अप हो गए। कोई इशू हो तो मुझे बताओ। कोई भी सवाल देख लो। हमने पहले एसेट किया था, एसेट के बाद लायबिलिटी किया, दो दो किस्म में पढ़ी। हर चीज के अंदर एक एक कहानी और खुलती गई। फिर हम लोगों ने कैपिटल किया, कैपिटल के बाद एक्सपेंडिचर्स, एंड देन फाइनली हम लोगों ने रेवेन्यू पढ़ा, जिसको याद रखने का तरीका है ALCER। अब टिल नाउ कोई अगर मसला है तो कोई सवाल? सर बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली डे टू डे रेवेन्यू खर्चे। से क्या लेना देना उससे? अच्छा हाँ, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर रेवेन्यू से क्या, कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट ए नेम गिवन टू डे ऑपरेशंस। जो डे टू डे ऑपरेशंस में जो खर्चे हो रहे हैं उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हो, और जो डे टू डे ऑपरेशंस के थ्रू आप पैसे कमा रहे हो उसको आप रेवेन्यू इनकम कह रहे हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बिल्कुल भी रेवेन्यू से अकाउंटेड नहीं करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस सिंपली डे टू डे खर्चे हैं, इसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। और इसको आसान थोड़ा सा इस तरीके से भी लिंक कर सकते हो कि भाई ये भी कहा जा सकता है कि जो खर्चे आपके डे टू डे हो रहे हैं पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो लॉन्ग टर्म के आपके खर्चे है ना, कि लॉन्ग टर्म आप जो है एक एसेट हम्म। मंगवा रहे हो और उसकी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पहले एसी मंगवा लिया तो उसकी इंस्टॉलेशन एक बार करवाऊंगा ना, हर दूसरे महीने, हर महीने या हर दिन तो नहीं करवाऊंगा। जबकि बिजली का बिल, रेंट, यूटिलिटी बिल, वेजेस ये हर महीने देना है। तो इस वजह से जो डे टू डे ऑपरेशन है दे आर रिगार्डेड और दे आर रेफर्ड टू एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर रेवेन्यू कमाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर बिजली का बिल ना दूं तो बिजली नहीं आएगी, और बिजली नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होने वाला। इस तरीके से आप इसको याद सही रख सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली सही। को रेवेन्यू से ऐसे लेना देना नहीं है। ठीक है, हम्म एनीथिंग हम्म। एल्स? सर बैंक ओवरड्राफ्ट मॉर्टगेज से सिमिलर होता है? नहीं नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द क्यों? फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये कि मेरे बैंक में 40,000 रुपए पड़े हुए, ठीक है, और 40,000 रुपए की जगह मुझे 60,000 रुपए निकालने थे। तो मैंने बैंक से अगर एक्सेसिव विड्रॉल कर लिया है, $20,000 या 20,000 रुपए ज्यादा निकालनी है, तो वो 20,000 मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है। जबकि मॉर्गेज तो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म है, आपको जल्द से जल्द पे हाँ करना है, ओके। वरना बैंक आप पे हर रोज इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मॉर्गेज पे देखो हम्म। क्या लिखा हुआ है, इट इज ए कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल का मतलब समझते हो? जब आप लोन लेने के बोथ लिए, वेज। नहीं नहीं वो तो दूसरा वाला, चलो ये कोलैटरल बोथ वेज भी, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर या फाइनेंस के अंदर आप अगर कोलैटरल का वर्ड देखो ना, तो कोलैटरल का मतलब होता है कि एनीथिंग वैल्यूएबल जो कि आपने बैंक को रखवा दी है, जिसको हम कहते हैं ना गिरवी रखवा दिया, कि लेट से मैंने अपने प्रॉपर्टी के हम्म कागजात गिरवी रखवा दिए, कोलैटरल पे दे दिए कि भाई आप मुझे लोन दे दो, या मैंने कोई और रिसोर्स, अपनी कोई गाड़ी या कोई इस तरीके का कोई एसेट बैंक के पास रखवा दिया ताकि मैं उससे क्या ले सकूं, लोन ले सकूं। तो कोलैटरल का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई चीज का इसको किस तरह से, एली valuable item given as security। तो इस सिक्योरिटी के तौर पे मैं बैंक को कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको मुझ पे शक है, मैं पैसे लेके भागूंगा, तो ये मेरा वैल्यूएबल आइटम है, मैं इसको आपके पास एज ए सिक्योरिटी आइटम रखवा रहा हूँ। अगर मैं पैसे लेके भाग भी जाऊँ तो आप इस आइटम को बेच के अपना नुकसान पूरा कर लेना। तो दैट इज व्हाट ठीक है। कोलैटरल मींस इन अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये तो लॉन्ग टर्म लोन के लिए है ना, कि आप 5 साल के लिए बैंक लोन ले रहे हो तो आपने कोई चीज कोलैटरल रखवा दी, या इवन साल भर के लिए भी लोन ले रहे हो तो आपने एक चीज कोलैटरल में रखवा के आपने लोन ले लिया। जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और कभी भी अगर आप एक्सेसिव विड्रॉल कर लो तो आपका बैंक कहते हैं कि भाई बैंक आपका ओवरड्राफ्ट पे चला गया है। अब बैंक आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक आप उसके पैसे नहीं भरोगे वो आपके ऊपर उस ओवरड्राफ्ट की पेमेंट या ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। ठीक है। कुछ और इसके अलावा एनीथिंग एल्स? नहीं। चल ठीक है, फिर आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली रिवाइज करके आना, क्योंकि अगली क्लास में सारी चीज़ें इंटरलिंक होंगी। सो टेक केयर अप टिल देन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।